हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम MHD 07 में चैप्टर 15 जो आपका भाषा शिक्षण है उससे संबंधित चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपना डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिए। इस लेक्चर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। मुख्य रूप से आपका जो UGC नेट एग्ज़ामिनेशन है उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस टेस्ट है, जो रीयूजेबल प्रैक्टिस टेस्ट है, पेपर 1 का और पेपर 2 का, ठीक है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो पेपर 1 है उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फीस देना नहीं होता है, आप उसे बिना किसी फीस के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और जो पेपर 2 है उसमें आपको 6 प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस जो मतलब जैसे प्रश्न पत्र में आए थे वैसे ही क्वेश्चंस आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करने को मिलेंगे ईयर बाय ईयर। ठीक है, तो इसका जो कॉस्ट होता है ये 500 का कॉस्ट होता है। ठीक है, पेपर 2 का। ठीक है, और पेपर 1 तो आपको एनरोल करने के लिए कोई भी फीस नहीं देना होता है। ठीक, तो ये बात हुई। फिर और एक बात है टेलीग्राम चैनल। ठीक है, जो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है उसके बारे में भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो दिया गया है, तो कोई भी अपडेट होगा तो आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। और यूट्यूब में हमको सर्च करने के लिए आप इस प्रकार से टाइप कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मतलब हम भूल जाते हैं कौन से चैनल में थे ऐसा, तो think01/हिंदी ठीक है, हिंदी साहित्य। ठीक है, साहित्य वही ये उसके बाद। ठीक है, ये लिखने में नहीं हो रहा है तो ऐसा आप टाइप कर सकते हैं यूट्यूब में, तो आपको हमारे जो लेक्चर्स हैं वो दिखेंगे। तो ये बात हुई। तो इसमें जो आपका भाषा शिक्षण हमारा चैप्टर है उसमें आपको 4 सब टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4 सब टॉपिक्स देखने को आपको मिल जाएंगे। इसमें है आपका भाषा के प्रकार, फिर उसके बाद भाषा शिक्षण की विधियाँ। ठीक है, फिर उसके बाद है सामग्री निर्माण, फिर उसके बाद आता है आधुनिक संदर्भ में भाषा शिक्षण। ठीक, तो ये सभी आपके सब टॉपिक्स हुए। तो भाषा शिक्षण और भाषा प्रकार। ठीक है, यहाँ पर प्रकार तो नहीं दिया गया है लेकिन यहाँ पर बताया उसी के बारे में गया है कि भाषा शिक्षण में भाषा के कितने प्रकार होते हैं ये बताया गया है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण और भाषा प्रकार ऐसा करके हम इसको याद रखेंगे। तो देखते हैं क्या बताया गया है वहाँ पर। जैसा कि आप जानते हैं हम प्रत्येक लेक्चर में इस बारे में बात करते रहते हैं कि जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसको हम 3 लेवलों पर उसका आंसर देते हैं। तो परिचय में आप क्या लिखेंगे? ठीक है, तो परिचय में आप भाषा शिक्षण कैसा होता है और उसका जो स्वरूप होता है उसके बारे में बात करेंगे। और विषय जो होता है इसमें हम हमारे जो 4 टॉपिक्स हैं उसको लिखेंगे और 3rd लेवल में आप विश्लेषण कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो भाषा शिक्षण और भाषा प्रकार हैं उसमें क्या है कि आपको 2 भागों में इसको विभाजित करना है, मातृभाषा और अन्य भाषा। ठीक है, तो मातृभाषा जो है वो सहज सिद्ध रूप से सभी सीख लेते हैं। फिर उसके बाद अन्य भाषा की आवश्यकता पड़ती है, मतलब आवश्यकता के अनुसार सभी अन्य भाषा को सीखते हैं। तो अब इसको हमने जो भाषा शिक्षण है या भाषा सीखने की प्रक्रिया है इसको हमने 2 प्रकार से विभाजित कर दिया। तो मातृभाषा तो बच्चे की अपनी भाषा है और जो अन्य भाषा है उसमें 2 प्रकार हैं, विदेशी भाषा और द्वितीय भाषा। ठीक है, द्वितीय भाषा से यहाँ पर मतलब होता है जो भाषा उस बच्चे के देश से संबंधित होती है, मतलब जिस समाज में या जिस देश में वह रहता है उस देश की कोई भाषा होती है, तो उसी को द्वितीय भाषा का रूप दिया गया है।
और जो विदेशी भाषा है, नाम से ही पता चलता है कि अन्य देश की भाषा है, ठीक है। तो अधिक रूप से क्या है कि मातृभाषा और द्वितीय भाषा में कुछ समानताएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, तेलुगु प्रांत का है, तो उसकी अपनी भाषा में जो है वो तेलुगु है, ठीक है। और वो उस प्रांत में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अधिक रूप से कहने का मतलब यही है कि अधिक रूप से द्वितीय भाषा जो होती है वह उस बच्चे की या उस व्यक्ति के देश से संबंधित ही होती है, ठीक है। इसलिए मातृभाषा और द्वितीय भाषा में बहुत समानताएं होती हैं। दोनों की सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश एक जैसा ही होता है, जबकि जो विदेशी भाषा होती है वह मातृभाषा से एकदम भिन्न हो सकती है और उसका सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश भी एकदम अलग हो सकता है, ठीक है। अब इसके आगे और भी विभाजन दिए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है वो ये दो ही हैं, ठीक है। ये दो विभाजन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो संक्षिप्त में बात यही है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि प्रथम भाषा क्या चीज़ है। तो प्रथम भाषा मातृभाषा ही अधिक रूप से होती है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई हिंदी क्षेत्र का एक बच्चा है, वह अपना विद्यालय में जाता है तो हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में ही पढ़ता है, ठीक है। और कुछ विद्यालयों में क्या है कि दूसरी भाषा भी पढ़ाई जाती हैं, जैसे तेलुगु हो गया, कोई अन्य भारतीय भाषा पढ़ाई जाती है तो उसे द्वितीय भाषा के रूप में ले लेता है, ठीक है। ऐसा भी होता है, ठीक है। तो प्रथम भाषा अधिक रूप से मातृभाषा ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बोली के बारे में भी बताया गया है कि ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो होते हैं उनकी अपनी बोली होती है। जैसे हिंदी में ही कई बोलियाँ हैं, ठीक है। अब जैसे भोजपुरी हो गया, ठीक है। भोजपुरी हो सकता है किसी बच्चे की मातृभाषा हो, लेकिन प्रथम भाषा के रूप में वो भोजपुरी नहीं पढ़ सकता है क्योंकि इसकी व्यवस्था नहीं है। तो प्रथम भाषा के रूप में वो हिंदी ही पढ़ेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब सिचुएशंस अलग अलग दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक। और अन्य भाषा में जब हम बात करते हैं तो द्वितीय भाषा और विदेशी भाषा ये दोनों आते हैं। तो द्वितीय भाषा के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि ये जो द्वितीय भाषा होती है यह राष्ट्र की ही होती है और इसका सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी एक जैसा होता है। तो मातृभाषा से द्वितीय भाषा बहुत ही सामीप्य रखती है, मतलब लगभग समानताएं कुछ होती हैं इसमें। इस कारण से इसको बहुत ही सरलता से सीखा जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे द्वितीय भाषा प्रवक्ता की अपनी संस्कृति की अभिव्यक्ति का विकल्पवत दूसरा माध्यम है, ठीक है। इससे क्या है, द्वितीय भाषा को सीखने से जो बोलने वाला व्यक्ति है वह अपनी संस्कृति को दूसरे भाषाओं में भी अभिव्यक्त कर सकता है और ये मातृभाषा के निकट होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई हिंदी क्षेत्र का एक बच्चा है और द्वितीय भाषा के रूप में तमिल या कन्नड़ या तेलुगु सीख रहा है, तो बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे उसको जो कि समान होंगे, क्योंकि हमारे जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें संस्कृत का बहुत प्रभाव रहता है। तो बहुत ही आसानी से एक भारतीय दूसरे भारतीय की जो भाषा होती है उसको सीख सकता है। तो मातृभाषा के समान द्वितीय भाषा अनिवार्य नहीं होती, लेकिन सामाजिक कुछ प्रभाव के कारण उसे सीखना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अनिवार्य तो नहीं होता है द्वितीय भाषा को सीखना। जैसे
हमने उदाहरण लिया था हिंदी क्षेत्र के एक बच्चे का, लेकिन उसकी हो सकता है कि वह बच्चा जो है वह निकट भविष्य में दक्षिण भारत में काम करने वाला है या फिर यहाँ पर पढ़ने वाला है, ठीक है। ऐसा कुछ कारण हो सकते हैं जिसे उसको सीखना पड़ता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह अपने रुचि से सीखता हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है उसके लिए, ठीक है। तो कई संदर्भों में मानसिक विकास में भी द्वितीय भाषा सहायक होती है। कई बार यदि द्वितीय भाषा का ज्ञान ना हो तो प्रयोक्ता का कई व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है, ठीक है। तो द्वितीय भाषा सीखने से क्या है कि यह मानसिक रूप से भी बहुत सहायक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि भाषा को सीखने की आदत पड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा भाषा, चौथा, पांचवा ऐसा सीखता जाता है, उसको आदत हो जाती है भाषा सीखने की, ठीक है। फिर द्वितीय भाषा प्रयोक्ता, यहाँ पर प्रयोक्ता मतलब हुआ जो भाषा का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, प्रयोक्ता। तो द्वितीय भाषा प्रयोक्ता की अपनी भाषा के समांतर होती है, इसलिए व्यक्ति मातृभाषा के समान ही द्वितीय भाषा में वैचारिक और सृजनात्मक लेखन करने में सक्षम बन जाता है। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, जो लोग द्वितीय भाषा के रूप में किसी भाषा को सीखते हैं वो लोग उसी भाषा में साहित्य लेखन भी करने लग जाते हैं, ठीक है। इसका एक अच्छा उदाहरण हम दे सकते हैं कि बहुत से तेलुगु लेखक हैं जो हिंदी भाषा में लिखते हैं, ठीक है। तो आप उनको देखकर आप कह ही नहीं सकते कि वह हिंदी भाषा क्षेत्र से वो आते हैं, ऐसा हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी भाषा इतनी अच्छी हिंदी वह लिखते हैं, ठीक है। तो द्वितीय भाषा के रूप में जो लोग भाषा को सीखते हैं वो कभी कभी क्या है कि साहित्य सृजन भी करने लग जाते हैं, ठीक। फिर द्वितीय भाषा का ज्ञान अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को समझने में बहुत सहायक होता है। तो ये सभी बातें इसमें द्वितीय भाषा के क्या प्रयोजन है, क्या लाभ हैं, वो बताए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद विदेशी भाषा। तो विदेशी भाषा जो है वह प्रयोक्ता के अपने भाषाई समाज और राष्ट्र से भिन्न अन्य समाज और संस्कृति को समझने का माध्यम होती है। तो इससे क्या है कि हम दूसरे देश को समझ सकते हैं विदेशी भाषा सीखने से। इसमें क्या है कि कोई दबाव नहीं होता है, ठीक है, रुचि से सीखते हैं लोग, या नहीं तो वहाँ रहते हो तो भी वहाँ का जो भाषा होता है वो सीख लेते हैं। और इस प्रकार इसके कुछ कारण बताए गए हैं और लाभ क्या है वो भी बताए गए हैं इसमें, ठीक। फिर भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसका, ठीक है। तो भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो मुख्य रूप से इसमें दो प्रकार की भाषा शिक्षण विधियाँ यहाँ पर दी गई हैं। एक है मेके के द्वारा बताई गई विधियाँ, फिर दूसरा प्रकार है प्रमुख भाषा शिक्षण विधियाँ, ठीक है। ये 4 प्रकार की हैं, ये 5 तो ये जो है ये 4 प्रकार की हैं, और ये जो हैं लगभग 15 टाइप्स के हैं, मेके के द्वारा बताई गई, ठीक है। तो अगर आपको इसमें क्या है कि मेके के द्वारा बताई गई विधियाँ हमको खाली उसको इंडिकेट करना है, उसका नाम खाली हमको बताना है, ठीक है। उसमें और डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रमुख विधियाँ इम्पॉर्टेंट हैं, जो 4 है ना यहाँ पर, इनको बताना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनको डिटेल में बताना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन इंडिकेट कर सकते हैं आप, जैसे मेके के द्वारा बताई गई जो 15 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग जो प्रकार हैं वो सभी ये हैं, ऐसा आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप प्रमुख विधियाँ जो 4 हैं वो बताएंगे, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, इसके लिए आपको कोई कहानी बनानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हम कुछ बनाने का प्रयास करते हैं,
तो मैके के द्वारा बताई गई कुछ विधियाँ प्रमुख हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि थोड़ा इसमें हमको इंट्रोडक्शन देना होगा। जैसे भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, तो भाषा जो है वह अर्जित की जाती है, ठीक है। इसको सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में सीखना बहुत सरल होता है। मतलब ये सभी थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देना होता है कि भाषा शिक्षण है क्या चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद आप मैके के द्वारा बताई गई विधियाँ और 4 प्रमुख विधियाँ बताएंगे, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसको हम मैके के द्वारा जो विधियाँ बताई गई हैं उससे संबंधित एक कहानी बना के याद रखते हैं इन विधियों को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये है कि 3-3 विधियों को हम एक लाइन में बनाएंगे। जैसे प्रत्यक्ष विधि से भाषा सीखने से भाषा स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ में आती है, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि से भाषा सीखना स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक है, ऐसा भी हम याद रख सकते हैं, ठीक। तो ये एक लाइन हुआ, ठीक। तो एक लाइन हो गया आपका, 3 विधियाँ इसमें आ गई, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि से भाषा सीखना स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक है, ठीक, ये हुआ। फिर उसके बाद इस प्रकार भाषा सीखने से उसका व्याकरण, वाचन, ठीक है, दोनों वा से स्टार्ट होते हैं, तो ऐसा मैंने किया। तो इस प्रकार से, मतलब ये फर्स्ट लाइन का कंटिन्यूशन है, ठीक है, दूसरा लाइन। तो इस प्रकार भाषा सीखने से व्याकरण और वाचन और ध्वनि वैज्ञानिक और ध्वनि विधि हमको अच्छे से आ जाती है, ठीक है। मतलब ध्वनि वैज्ञानिक विधि कहने से लाइन नहीं बन रहा है, तो मैंने ऐसा किया। तो इस प्रकार करने से व्याकरण और वाचन और ध्वनि विधि से बात करना, हमें ध्वनि विधियों के उपयोग से बात करना हमको आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा इस प्रकार आप कुछ कहानी बनाएंगे। तो ये हमारा दूसरा लाइन हुआ, ठीक। तो उसके बाद हमने अभी 6 बनाए हैं, तो हाँ, तो उसके बाद हम देखेंगे कि इस प्रकार इन भाषा विधियों के इकाइयों का संकलन करके, इस प्रकार हम इन विधियों की इकाइयों का, ठीक है, इकाई पहले आएगी, तो इकाइयों का संकलन करके भाषा पर नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सभी सीखने से हम क्या कर सकते हैं, इन सभी इकाइयों का संकलन करके, मतलब एकत्रित करके, ठीक है, कलेक्ट करके हम भाषा पर अपना नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इस प्रकार करके ही सजातीय लोग, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये लाइन। इस प्रकार करके ही सजातीय लोग ठीक है। तो लाइन नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे कि दूसरे तरह से इस लाइन को बनाएंगे। जैसे इस प्रकार के अनुकरण से ही सजातीय लोग भाषा का अभ्यास करते हैं, ठीक है, हो गया। इस प्रकार करके सजातीय लोग, इस प्रकार अनुकरण करके सजातीय लोग भाषा का जो है अभ्यास करते हैं, ठीक है। तो अभ्यास से अभ्यास सिद्धांत विधि, ठीक।
इस प्रकार करने के बाद जो सजातीय लोग हैं वह द्विभाषीय हो जाते हैं, मतलब दो भाषाओं को सीख लेते हैं और अनुवाद और व्याकरण अनुवाद में अच्छे सिद्ध होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक कहानी बना दी। इससे हमको ये जो प्रकार है मेके के द्वारा दी गई वो सभी याद रहेंगी। ठीक है, याद रहती हैं तो ठीक है, अब नहीं याद रहती हैं तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमको डिटेल में नहीं जाना है। ठीक, फिर से एक बार कहानी देख लेते हैं। ठीक, जो प्रत्यक्ष विधि है उससे भाषा सीखने से क्या होता है कि भाषा स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक बन जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद इससे व्याकरण, वाचन और ध्वनि ठीक से आती है, मतलब बोलना ठीक से आता है। ठीक है, इस प्रकार की इकाइयों का संकलन करके भाषा पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद इस प्रकार के अनुकरण से, मतलब इन विधियों के अनुकरण से सजातीय लोग भाषा का अभ्यास करते हैं और इस प्रकार करने के बाद वह द्विभाषीय हो जाते हैं और अनुवाद और व्याकरण अनुवाद में अच्छे से, मतलब अच्छे सिद्ध होते हैं। ठीक, ये कहानी हो गया। फिर उसके बाद हम व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि और संप्रेषण विधि, ये 4 प्रमुख विधियों को डिटेल में बताएंगे। ठीक है, ऐसे तो इन विधियों में मतलब ये प्रमुख विधियां हैं। ठीक है, तो अभी हम इन 4 प्रमुख विधियों को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है व्याकरण विधि। तो व्याकरण विधि क्या चीज़ है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो व्याकरण विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को याद किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें नियम प्रमुख होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है कि शब्दों को याद किया जाता है। ठीक है, फिर शब्दों से शब्दों का जो संयोजन है वो किया जाता है। संयोजन मतलब एक के बाद एक दूसरे शब्द को जोड़कर एक वाक्य लिखना। ठीक है, तो इस प्रकार से नियम, शब्द, शब्द संयोजन, इस प्रकार से व्याकरण विधि में किया जाता है। तो इसमें क्या है कि व्याकरणिक नियमों की जानकारी को वास्तविक भाषा प्रयोग की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। मतलब इसमें क्या है कि प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं होता है, खाली नियमों को याद करा के भाषा सिखाने का प्रयास किया जाता है व्याकरण विधि में। ठीक है, फिर व्याकरण अनुवाद विधि, तो ये 19th सेंचुरी तक चलता रहा ये विधि। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये 2 चीज़ों से बना है, व्याकरण फिर उसके बाद अनुवाद। ठीक है, तो व्याकरण अनुवाद विधि, इसमें क्या है कि पहले तो व्याकरण सिखाया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद व्याकरण सिखाने के बाद जो पहली भाषा है, ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि जो दूसरी भाषा है उससे पहली भाषा में अनुवाद कराया जाता है। इस प्रकार अनुवाद की एक प्रक्रिया चलाई जाती है जिसमें व्याकरण के नियमों का पालन करके अनुवाद करने पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि व्याकरण कुछ नियम जैसे शब्द भेद, कारक, काल आदि नियमों को पहले विद्यार्थियों को बता दी जाती है। फिर उसके बाद उनको शब्दकोश दिया जाता है और शब्दकोश देकर उनसे अनुवाद करने को कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से भाषा सिखाई जाती है इस विधि में। लेकिन इसकी एक कमी ये है कि ये इसमें भाषा के जीवंत जो पक्ष होते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया जाता है, खाली व्याकरण नियम और फिर अनुवाद इस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो विद्यार्थी होता है उसकी अभिप्रेरणा, रुचि, इन सभी चीज़ों को
ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, जो प्रत्यक्ष विधि है ये सबसे अच्छी विधि है मेरे अनुसार। ठीक है, मतलब आप कुछ भी नहीं, खाली जो भाषा सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो उस भाषा को यदि कोई बोल रहे हैं, कोई दो लोग बोल रहे हैं, तो जाकर वहाँ बैठ जाइए, आप उस भाषा को बहुत ही कम समय में सीख लेंगे। ठीक है, यही सरल शब्दों में प्रत्यक्ष विधि होती है। मतलब जिस भाषा को हम सीखना चाहते हैं उस भाषा के लोगों के साथ रहें या उस भाषा को सुनते रहें तो भी हम उस भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से भाषा को सीखना। ठीक, तो इसमें क्या है, कि इसमें किसी दूसरी भाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जाता है। ठीक है, खाली सीधे भाषा सिखाई जाती है इसमें। ठीक है, अन्य भाषा से सीधे संपर्क में लाकर विद्यार्थी को मौखिक अभ्यास के सहारे भाषा सिखाई जाती है, इसलिए इस विधि को मौखिक वार्तालाप विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो सीधे बात करा के सिखाना। ठीक, मान लीजिए आप तमिल भाषा सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो इस विधि में आप क्या करेंगे कि आपको व्याकरण के नियम नहीं बताए जाएंगे और ना ही अनुवाद करने को कहा जाएगा, आपसे सीधे बात करेंगे। जैसे मतलब पहले तो बताएंगे कि इस शब्द का क्या मतलब होता है, उस शब्द का क्या मतलब होता है, वो बता देंगे। फिर बाद में एक दो छोटे प्रश्न आपसे करेंगे जिससे कि आप उस भाषा को ठीक से समझ सकें। ठीक है, तो यही होता है प्रत्यक्ष विधि। इसमें कुछ बातें प्रमुख हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इस पॉइंट्स को। ठीक है, भाषा का तात्पर्य बोलने से है, लिखने से नहीं। तो इस विधि में बोलने पर बल दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद भाषा जो है वह आदतों का समूह है। तो इस विधि में भाषा सीखना एक आदत के रूप में बनाई जाती है। फिर उसके बाद क्या है कि इस विधि में व्याकरण को महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, व्याकरण को महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, फिर और एक पॉइंट है कि भाषा जो है वो सीखनी चाहिए। ठीक है, उसका विषय सीखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब उसका विषय का मतलब हुआ यहाँ पर उसका व्याकरण, उसका साहित्य, उसकी बनावट कैसी है, संरचना कैसी है, ये सभी बातें एकदम बेकार है। आप सीखना चाहते हो तो आप खाली सुनते रहो उस भाषा को, या उस भाषा को जो लोग बोलते हैं उनसे कुछ बातें सीखो तो आपको आ जाएगी। ठीक है, यही प्रत्यक्ष विधि होती है। ठीक, तो इसके 4 मुख्य हमारे पॉइंट्स हुए कि भाषा जो है वो बोलकर सीखी जाती है, भाषा आदतों का समूह है, और भाषा सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता नहीं है, और जो भाषा होती है उसको सीखने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसके विषय का। ठीक है, फिर संप्रेषण सिद्धांत, संप्रेषण परक भाषा शिक्षण। इसमें क्या है कि भाषा का प्रयोग सीखना इम्पॉर्टेंट है, ये बताया जाता है। ठीक है, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः प्रयोग के द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा प्रत्यक्ष विधि से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन को महत्व दिया जाता है। मतलब आप किसी से कुछ बात कीजिए उस भाषा में, जो आपको आता है, जो वाक्य आपसे बनता है वो बात कीजिए, आपको भाषा आ जाएगी। ठीक है, प्रयोग कीजिए मतलब। फिर भाषा को केवल एक नियमबद्ध व्यवस्था के रूप में ही सिखाना पर्याप्त नहीं, उसे एक सामाजिक संप्रेषण के रूप में सीखना आवश्यक है, इसको बताया जाता है। तो सामाजिक संप्रेषण का मतलब होता है कि जो भाषा होती है उसका प्रयोग सामाजिक संदर्भ में अलग होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई हिंदी क्षेत्र का है व्यक्ति, तो आप बताएंगे कि तुम तो मतलब आप कहेंगे कि
कोई कहावत या ऐसी कोई चीज़ कहेंगे तो वो समझ जाएगा, हिंदी क्षेत्र का होगा तो। ठीक है, जंगल में मोर नाचे किसने देखा है, ठीक है, ये बात आप कहेंगे तो कोई हिंदी क्षेत्र का होगा तो जल्दी समझ जाएगा। लेकिन वहीं कोई मान लीजिए कोई नया नया हिंदी सीख रहा है, आप उससे बोलेंगे कि जंगल में मोर नाचे किसने देखा है, तो वो सोचेगा कि जंगल में मोर नाचने वाली बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा सोचेगा। मतलब उसको समझ में ही नहीं आएगा जो नया नया हिंदी सीख रहा है। ठीक है, तो यही होता है सामाजिक संप्रेषण का संदर्भ। ठीक है, फिर उसके बाद वही बात है, सामाजिक सांस्कृतिक नियमों को सीखना। ठीक है, संस्कृति के अनुसार भी भाषा का अर्थ निकलता है। और लक्ष्य भाषा की प्रोक्ति संरचना के नियमों को सीखना। ठीक है, प्रोक्ति संरचना नियम मतलब हमने प्रोक्ति के बारे में इससे पहले भी पढ़ा है कि भाषा का सहज परिवेश में सहज स्वरूप में प्रयोग करना। ठीक है, फिर विशिष्ट स्थिति में भाषा का प्रयोग सीखना। फिर संप्रेषण युक्तियों को जानना, मतलब कम्युनिकेशन कैसे करते हैं लैंग्वेज में, वो जानना। ठीक है, अब इसका एक अच्छा उदाहरण हम ये दे सकते हैं कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ बेचने आया है। ठीक है, कोई व्यक्ति कोई चीज़ बेचने आया है, लेकिन आप उसको नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो बात ऐसा करेगा, इतना अच्छा कम्युनिकेट करेगा कि आप उसे ले लेंगे। ठीक है, तो यही होता है संप्रेषण प्रयुक्ति। ठीक है, अच्छा कम्युनिकेशन जिसका होता है उसका मतलब जो विषय होता है वो प्रभावी बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स हैं संप्रेषण भाषा शिक्षण। तो प्रत्यक्ष विधि के 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और इसके 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सभी नहीं तो कुछ तो सही, मतलब सभी पॉइंट्स याद नहीं तो कुछ तो याद रख लीजिए, जिससे कि आपका आंसर जो है वो थोड़ा एक्सटेंडेड आप लिख सकते हैं। ठीक, और फिर दूसरा टॉपिक है हमारा भाषा शिक्षण की सामग्री। इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जो भी है वो देखते हैं। तो माध्यम और उपकरण, ये इसके सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, भाषा सामग्री निर्माण जो है, भाषा शिक्षण में सामग्री निर्माण या भाषा शिक्षण और सामग्री निर्माण दोनों बातें एक ही है इसमें। ठीक है, तो माध्यम और उपकरण, इसका एक सब टॉपिक है। ठीक है, माध्यम और उपकरण। फिर उसके बाद आता है बहुसंचार सामग्री। इसमें आपके जो बहुसंचार सामग्री में जो ब्लैक बोर्ड, चार्ट, प्रयोगशाला, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ये सभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसका यूज़ करके हम कैसे सिखाते हैं, ये सभी बहुसंचार सामग्री में आता है। और माध्यम उपकरण में इसमें जो बुक्स होते हैं वो आते हैं, और जो हम लेसन का निर्माण करते हैं वो आता है, और ये सभी बातें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, ये ऑफलाइन होता है ज़्यादातर। ठीक है, समझ में आया? तो माध्यम एवं उपकरण ज़्यादातर ऑफलाइन मटेरियल्स होते हैं, जैसे बुक है, और उसके बाद तो ये सभी ऑफलाइन ज़्यादातर होती हैं। और बहुसंचारी सामग्री ऑनलाइन होती हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती हैं उसका प्रयोग करके जब हम भाषा सिखाते हैं तो उसको बहुसंचार सामग्री कहते हैं। फिर उसके बाद भाषा शिक्षण की आधुनिक भूमिका। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें हम अनुवाद के बारे में बात करते हैं। ठीक है, भाषा शिक्षण की आधुनिक भूमिका जो है वो पूरा टॉपिक अनुवाद से ही रिलेटेड है। ठीक है,
भाषा शिक्षण की आधुनिक भूमिका प्रमुख रूप से अनुवाद पर निर्भर है। ठीक है, मुख्य रूप से अनुवाद के क्षेत्र में भाषा शिक्षण का बहुत अधिक महत्व है। ठीक, संचार व्यवस्था में भाषा शिक्षण, तो संचार व्यवस्था में भाषा शिक्षण क्या है कि जो भी हमारे अभी आपका यूट्यूब है या कोई भी मूवी है हिंदी में है, उसको अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। ठीक है, तो संचार माध्यम है वो सभी। ठीक है, और न्यूज़पेपर है, तो समझ लीजिए कोई न्यूज़पेपर हिंदी में भी छपता है और तमिल में भी छपता है, तो वहाँ भी अनुवाद किया जाता है। इसी प्रकार से जो हमारे भारत के अन्य भाग हैं, हिंदी भाग हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, ये सभी, महाराष्ट्र है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है अधिक रूप से। लेकिन वहाँ के जो समाचार होते हैं वो, मान लीजिए कोई हिंदी समाचार पत्र को चाहिए, या मतलब जो हिंदी समाचार राष्ट्रीय स्तर के देते हैं, उनको इन सभी भागों से समाचार चाहिए, तो अधिक रूप से वो वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में मिलेंगे, तो कोई अनुवादक की आवश्यकता तो होगी वहाँ पर। ठीक है, तो यही बात है संचार व्यवस्था में भाषा शिक्षण। फिर उसके बाद अनुवाद में, ठीक है, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध निर्वाह में भाषा शिक्षण। तो इसमें क्या है कि अब मान लीजिए हमारे जो मंत्री लोग हैं, ठीक है, या प्रशासनिक विभाग के लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई विदेश विभाग का सचिव है, ठीक है, तो वो कहीं दूसरे देश जाते हैं, ठीक है, रशिया गए और उनको रशियन नहीं आती, ठीक है, और जो रशियन लोग हैं उनको वो अधिक रूप से इंग्लिश नहीं बोलते हैं, रशियन बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है कि अनुवाद किया जाता है। जैसे हमारे जो सचिव हैं, मान लीजिए वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं और उनका जो वहाँ का रशिया का जो विदेशी सचिव है उसको इंग्लिश नहीं आती है, तो अनुवाद करके उसको रशियन में बताया जाता है। ठीक है, और उसी तरह से रशियन से इंग्लिश में अनुवाद करके हमारे सचिव को बताई जाती है। ठीक है, सचिव मतलब सेक्रेटरी, ठीक है, जो हमारे विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी होते हैं वो दूसरे देश में जाते रहते हैं। ठीक है, ये सब भी होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भाषा शिक्षण की आधुनिक भूमिका है। इस प्रकार से हम इस चैप्टर को समाप्त कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने सीखा कि भाषा शिक्षण और भाषा, ठीक है, मतलब इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, और के स्थान पर मैं लगा सकते हैं। ठीक है, भाषा शिक्षण में भाषा के प्रकार, ठीक है, तो उसमें 2 प्रकार हैं, मातृभाषा और अन्य भाषा। और अन्य भाषा में द्वितीय भाषा और विदेशी भाषा होते हैं। ठीक है, फिर भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। ठीक, तो भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों में मेके के द्वारा दी गई विधियाँ 15 हैं। फिर उसके बाद 4 प्रमुख विधियाँ अलग से हैं। ठीक है, फिर भाषा शिक्षण की सामग्री निर्माण से संबंधी एक बात है, उसमें माध्यम और उपकरण बहुसंचार सामग्री, एक ऑफलाइन है एक ऑनलाइन है। ठीक है, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन नहीं, पूरा इलेक्ट्रॉनिकली रिलेटेड है। ठीक है, बहुसंचार सामग्री। फिर भाषा शिक्षण की आधुनिक भूमिका, इसमें संचार व्यवस्था, अनुवाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाषा शिक्षण। इस प्रकार से हम इस लेक्चर का समाप्ति कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।